अणुवर्त विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत। कल हमने इतिहास के अंदर अध्याय 1 में इतिहास की जानकारी के स्रोतों की चर्चा की थी। उसमें हमने कल पढ़ा था साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के कई भाग हमने कल पढ़े थे। उसके अंदर हमने ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य और विदेशी विवरण की चर्चा की थी। लेकिन इतिहास को जानने का, कल जैसे मैं चर्चा कर रहा था कल वाले वीडियो में, इतिहास को जानने का सबसे विश्वसनीय जो स्रोत है वह है पुरातात्विक स्रोत। तो आज हम पुरातात्विक स्रोत की बात करेंगे। ये प्रश्न बड़ा प्रश्न आएगा, भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो उसके अंदर आपको साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों को मिलाकर इसका वर्णन करना है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं पुरातात्विक स्रोतों की। पुरातात्विक स्रोतों में ये प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के सबसे, जैसे मैंने कि आपको बताया, सबसे विश्वसनीय स्रोत है ये। इसका अतीत के अंदर जो घटित हुआ मानव जीवन में वो उसकी जानकारी देने में ये सबसे विश्वसनीय स्रोत है। लगभग इसका प्रारंभ 6000 ईस्वी पूर्व से 5000 ईस्वी पूर्व तक पीछे चला गया इसका काल। और इसमें हमें कलिंग नरेश जो खारवेल था, हाथी गुफा अभिलेख से इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। इनमें पुरातात्विक स्रोतों में मुख्यतः हम इन बिंदुओं की चर्चा करेंगे। उत्खनन से प्राप्त पुराशेष, उत्खनन का अर्थ मैं आपको बता देता हूँ, जो हमें खुदाई से जो वस्तुएं हमें मिली उनसे हमें इतिहास की क्या क्या जानकारियाँ मिलती है। तो उत्खनन से प्राप्त पुराशेष अभिलेखों के बारे में चर्चा करेंगे। सिक्कों से हमें क्या क्या जानकारी इतिहास की मिलती है। मुद्राएं, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, शैलचित्र, इनके बारे में हम पुरातात्विक स्रोतों में चर्चा करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम जो अपना पहला बिंदु था, उत्खनन से प्राप्त अवशेष। उत्खनन यानी जो खुदाई से हमें जो अवशेष मिले हम उनकी चर्चा करेंगे। उन अवशेषों से हमें इतिहास की क्या क्या जानकारियाँ मिल रही। ये पाषाणकालीन संस्कृति थी। पाषाण का अर्थ इसमें जो उपकरण मिले हैं वो पत्थर के हमें प्राप्त हुए हैं। ये पाषाणकालीन मानव संस्कृति थी। लेकिन पाषाण के साथ साथ मानव ने मिट्टी के बने हुए उपकरण का प्रयोग भी शुरू किया, जैसे मृदभांड। मृदभांड का अर्थ होता था मिट्टी के बने बर्तन। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि पाषाण जो पत्थर से बने हुए औजार या वस्तुएं थी, उनके साथ साथ मनुष्य ने मिट्टी के बने बर्तनों का प्रयोग भी शुरू कर दिया था। तो हम इनकी विकास की यात्रा इन मर्द भांडों से समझ सकते हैं कि पत्थर से ये मिट्टी का प्रयोग भी करने लगे। इनकी जानकारी इनसे हमें प्राप्त होती है। और मर्द भांड का मानव उपयोग करने लगा। जो सर्वाधिक इनके अवशेष मिले, अवशेष बहुत ज़्यादा मिले हैं मर्द भांडों के भी हमें। तो ये स्पष्ट करता है कि मनुष्य ने मृद भांड यानी मिट्टी के बने बर्तनों का प्रयोग भी इन्होंने शुरू कर दिया। उसके बाद ये कौन कौन सी संस्कृति है जो मिट्टी के बने हुए मृद भांड थे, उनमें ये प्रश्न आता है। हमारे 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि उन संस्कृति वो कौन कौन सी संस्कृति है जो मिट्टी के बने मृद भांडों से बनी हुई है। तो इनमें देखिए नंबर 1, गेरुए रंग युक्त मृद भांड संस्कृति। ज़्यादा कठिन नहीं है, इजी मैटर है। गेरुए रंग युक्त मृद भांड संस्कृति। नंबर 2, काले व लाल मृद भांड परंपरा संस्कृति। 3, चित्रित स्लेटी रंग की मृद भांड संस्कृति। 4, उत्तरी काली चमकीली परंपरा संस्कृति। ये प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में कक्षा 12 में पूछा गया, कई बार, और इस बार भी पूर्णतया ये आने की संभावना रहती है। हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है। 4 पॉइंट आपको याद रखना है। गेरुए रंग युक्त मृद भांड संस्कृति यानी उससे मृद भांड के ऊपर जो रंग और डिजाइन जो की गई है वो किस रंग की गई है, गेरुए रंग की गई है। हमें इसको विस्तारित अगर हम समझें। फिर नंबर 2, काले व लाल मृद भांड परंपरा। इस पे काले व लाल मृद रंग का प्रयोग किया गया है।
चित्रित स्लेटी रंग की मर्दबांड संस्कृति, उत्तरी काली चमकीली परंपरा, ये 4 प्रमुख संस्कृति हमें पूर्णतया इसको याद रखना है। फिर उत्खनन से हमें सड़कें, नालियाँ, भवन, सड़क निर्माण कला उस समय कैसी थी, किस प्रकार सड़कें बनाई जाती थी, कितनी चौड़ी होती थी सड़कें, नालियाँ, ये प्रमुख बिंदु अगर हम ध्यान दें। नालियाँ, सड़क के दोनों किनारे नालियाँ बनी हुई मिली हमें पक्की, जो ऊपर से ढकी हुई थी। भवन मिले हमें ईंटों के बने हुए, तांबे व कांसे के सामग्री भी हमें सिंधु सरस्वती सभ्यता से ये हमें प्राप्त हुई है। कांसे के, तांबे के औजार मिले, कुछ बर्तन मिले, आभूषण मिले। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि मनुष्य उस समय आभूषण प्रेमी भी था। तो ये कुछ पुराने समय मिले हैं जिससे हमें प्राचीन मानव की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद हम अपना बिंदु जो दूसरा था, अभिलेख, ये इतिहास को जानने का मैं इसको प्रमुख स्रोत मानता हूँ, क्योंकि स्थानाभास के कारण इसमें जो भी लिखा जाता था वो एकदम महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती थी, क्योंकि जो पत्थर के ऊपर जो जानकारी लिखी जाती थी उसके ऊपर स्थान का अभाव होने के कारण जो मुख्य मुख्य जो बिंदु होते थे उन्हीं की चर्चा इसके अंदर की जाती थी। उसमें क्या क्या होता था, तिथि युक्त तिथि होती थी कि किस शासक ने ये अभिलेख या फिर उस भवन का निर्माण करवाया है, उसके ऊपर तिथि होती थी, शासक का नाम होता था। ये ऐतिहासिक दृष्टि में इनका महत्व है, बहुत अधिक है। शासन विशेष यानी किस राजा का शासन था, तिथि क्रम, वो शासन कब से कब तक था, तो ये जानकारी हमें इन अभिलेखों से प्राप्त होती है। स्थान अभाव के कारण इनमें अनावश्यक सामग्री नहीं मिली है, यानी स्थान उसके अंदर कम होता था, अनावश्यक बातें इसके अंदर नहीं लिखी जाती थी, महत्वपूर्ण जो बातें थी वो लिखी जाती थी। उनमें क्या था, शासक का नाम या किसी व्यक्ति विशेष ने अगर वो बनवाया है तो व्यक्ति विशेष का नाम, उसके वंश का नाम और उसके कार्य के बारे में विवरण होता था। तो इतिहास को जानने का बहुत ही उत्तम साधन है अभिलेख। उसके बाद हम चर्चा करते हैं सिक्के और मुद्राएं, यानी उस समय कौन सी मुद्रा चलती थी, सिक्के चलते थे, उनके बारे में हम जानकारी, सिक्कों से हमें बहुत सारे सिक्के प्राप्त हुए हैं, हमें उत्खनन से, खुदाई से बहुत सारे। तो उन सिक्कों से हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती है इतिहास की। जैसे इस चित्र में नीचे दिखाया गया है समुद्रगुप्त को, जिनके हाथ में वीणा है, तो इससे हमें एक बात स्पष्ट होती है कि समुद्रगुप्त वीणा प्रेमी यानी संगीत प्रेमी थे ये। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में सिक्कों और मुद्राओं और मोहरों का महत्वपूर्ण योगदान था। जो मोहर होती थी इसका महत्वपूर्ण योगदान था। और एक बात ध्यान कर लेना, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, मोहरें किसकी बनाई जाती थी। मोहरें सेलखड़ी नामक एक पत्थर होता था, उससे मोहरें बनाई जाती थी। सेलखड़ी बड़ा मुलायम कोमल पत्थर होता था, तो उससे ये मोहरें बनाई जाती थी। तो इनका भी भारतीय इतिहास की जानकारी में महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें इन सिक्कों पे क्या क्या होता था, शासक का नाम होता था, शासक का नाम, तिथि, उसका शासन कब से कब तक था, कुछ चित्र बने हुए थे जैसे समुद्रगुप्त का यहाँ दिखाया गया है। वंश परंपरा, किस वंश से था, वह सूर्यवंशी था या चंद्रवंशी था, इनके बारे में जानकारी। किस धर्म से था, किस धर्म से था, धर्म के बारे में जानकारी, क्योंकि बहुत सारे सिक्कों पे देवी देवताओं के चित्र भी हमें मिले, उससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। कई चित्रों पे भगवान विष्णु के चित्र, शिव के चित्र, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शिव धर्म से था, विष्णु धर्म से था। और इनके गौरवपूर्ण कार्य, ये सिक्के कब जारी करते थे राजा, ये सिक्के तब जारी करते थे कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते थे, जैसे युद्ध में विजय होना, विजय के उपरांत वो सिक्के जारी करते थे, तो उनको वो गौरवपूर्ण कार्यों के बारे में हमें सिक्कों से जानकारी मिलती है। उनके कला के बारे में हमें पता चलता है, जैसे इस चित्र से हमें पता चल रहा है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। शासकों की रुचि के बारे में हम सिक्कों से जानकारियाँ प्राप्त होती है। ये प्रमुख जानकारियाँ हमें सिक्कों से प्राप्त होती हैं। अब इनमें से एक प्रश्न भी बनता है कि सिक्कों से भारतीय इतिहास की जानकारी में सिक्के किस प्रकार महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे सिक्कों से प्राप्त जानकारियाँ, ये आपके
एक परीक्षा के अंदर 3 नंबर का प्रश्न आता है कि भारतीय इतिहास की जानकारी में सिक्कों का योगदान बताइए। यानी सिक्कों का क्या योगदान है भारतीय इतिहास की जानकारी में। एकदम आसान प्रश्न है, 4-5 ये आपके बिंदु है और नंबर 3 है। पहला, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया, तिथि क्रम निर्धारण। तिथि क्रम के बारे में ये चर्चा करते हैं कि किस राजा ने का शासनकाल कब से कब तक था, ये हमें सिक्कों से प्राप्त होता है। धार्मिक विश्वास की जानकारी, क्योंकि बहुत सारे सिक्कों पे हमें देवी देवताओं के चित्र प्राप्त हुए हैं, तो उनसे हम राजाओं के धर्म के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। कला पर प्रकाश, जैसे अभी समुद्रगुप्त का हम चित्र देख रहे थे, तो कला के बारे में भी हमें सिक्कों से जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान, वो सिक्के कहाँ से कहाँ तक चलते थे, तो उससे हमें एक जानकारी भी प्राप्त होती है कि भाई उत्तर भारत में किस राजा का शासक था, मध्य में किसका था, दक्षिण भारत में किस राजा का शासन था। तो ये साम्राज्य की सीमाओं के बारे में भी हमें जानकारी देते हैं। नवीन तथ्यों का उद्घाटन, कुछ नवीन जानकारियां भी हमें ये सिक्के देते थे। शासकों की रुचि के बारे में भी हमें इन सिक्कों से पर्याप्त जानकारी मिलती है। तो ये आप पूर्णतया इसको याद करोगे, क्योंकि 3 नंबर का परीक्षा में आता है। उसके बाद स्मारक और भवन, कई भवन भी मिले हमें, मिट्टी के ईंटों के बने हुए, पक्की ईंटों के। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत भूमि और पर भूगर्भ में स्थित सभी अवशेष, स्तूप, चैत्य, विहार, मंदिर, राजप्रसाद, दुर्ग, भवन सम्मिलित हैं। इनके अंदर ये सारे सम्मिलित हैं, चैत्य, विहार, मठ, मंदिर, राजप्रसाद, इन सब को हम इन स्मारक और भवन के अंदर शामिल करते हैं। इससे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? इससे उस समय की कला, संस्कृति, राजनीतिक जीवन की जानकारी हमें मिलती है। जैसे हम सिक्कों के बारे में अभी चर्चा कर रहे थे कि उस समय कला के बारे में, उस समय संस्कृति कैसी थी उसके बारे में, और राजा के राजनीतिक जीवन की जानकारियाँ भी हमें इन भवनों से हमें प्राप्त होती है। जैसे सिंधु सभ्यता के जो हमें ये स्थल मिला था, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इनसे हमें अवशेषों से हमें वहाँ की सभ्यता और संस्कृति की जानकारी भी प्राप्त होती है। जैसे 1921 के अंदर हड़प्पा का उत्खनन हुआ, 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ। तो इनसे भी, ये वर्तमान में आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये दोनों के दोनों स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो इनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। कई मंदिरों के बारे में भी जानकारी मिलती है, जैसे गुप्तकालीन जो मंदिर था, भित्री गांव का मंदिर, इसके बारे में भी हमें ये स्मारक और भवन जानकारियाँ अर्जित करवाते हैं। उसके बाद जो अपना अगला बिंदु है पुरातात्विक स्रोतों का, वो है मूर्तियाँ, शैल चित्रकला और अन्य कलाकृतियाँ। कहीं हमें उस समय मूर्तियाँ भी मिली है देवी देवताओं की, शैल चित्रकला भी, उनके ऊपर जो शैली है उनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो उत्खनन से हमें अनेक स्थानों से विभिन्न मूर्तियाँ, टेराकोटा नहीं, उन मूर्तियों की जो सुंदर सजावट की जाती थी उनके बारे में कि कलाकृतियाँ भी प्राप्त हुई है। उस समय धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन की जानकारी देती है। उस समय राजा महाराजाओं का, जनता का धार्मिक जीवन कैसा था, उनका सामाजिक जीवन कैसा था और सांस्कृतिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, ये सारी जानकारियाँ हमें ये मूर्तियाँ, शैल चित्रकला के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा चित्रकला मानव जीवन को प्रमाणित रूप से अभिव्यक्त करने का मुख्य साधन था। प्रागैतिहासिक काल में अनेक